स्टार्ट करते हैं किससे आज? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? कृषि। तो शायद इंडिया को बोला जाता है एग्रीकल्चर कंट्री बोला जाता है, कृषि विधान देश भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है बताओ? डिपेंड है। डिपेंड तो देखो हर कंट्री किसी न किसी बेस में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डिपेंड होगी किसी न किसी चीज़ पे। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें सबसे पहले चलो हम ये देखते हैं भी एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग। क्या उगा रहा है भाई? क्रॉप्स। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ खेती उगाना एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, उसमें अपना पशुपालन भी आता है। ठीक है, रेजिंग एनिमल्स टू मीट द फूड फाइबर। सिर्फ खाने के लिए नहीं होगा, उससे क्या होगा? हमें फ्यूल्स में मिलेंगे। ठीक है, या अदर नीड्स ऑफ ह्यूमंस। जैसे क्या है? जैसे क्या है अदर नीड्स? भाई कपड़े हैं, ठीक है, फ्यूल्स है हमारे लिए, गाड़ी के लिए जो भी है, सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? अपना एग्रीकल्चर पे। तो समझते हैं एक बार, इंडिपेंडेंस के टाइम पे लगभग ये मान लो कि 1960s के टाइम पे क्या था? 80% पब्लिक कहाँ रहती थी? अपने रूरल एरियाज में रहती थी। 80% पब्लिक कहाँ रहती थी? रूरल एरियाज में रहती थी। अब रूरल में तो क्या होगा? ज़्यादातर खेती होती थी उस टाइम पे, क्योंकि ना तो इतना ज़्यादा किसी के पास मशीन्स थी जो इतनी ज़्यादा खेती कर सके, वो मॉडर्न मैकेनाइजेशन कर सके, ना किसी के पास इतनी नॉलेज थी उस टाइम पे। लिटरेसी रेट भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि फैसिलिटी स्कूल्स की भी इतनी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे सब सेटल ही धीरे धीरे हो रहे थे। और मतलब गांव में भी थोड़ा सिस्टम अलग अलग थे, जैसे लैंड रिफॉर्म काफ़ी बड़े लेवल पे था उस टाइम पे। ठीक है, तो देखा जाए 80% क्या था उस टाइम पे? रूरल पॉपुलेशन थी। बट ये रूरल पॉपुलेशन इंडिया की जीडीपी में 45% को वो कर रही थी, लगभग 45% में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी ये। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाएंगे कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इनको डिटेल में वहाँ पे पढ़ाएंगे आप, क्योंकि ये सीधा टर्म पूछ लेगा आप लोगों से। कुछ और कुछ टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो मतलब क्या कहना है का मतलब कि 80% पब्लिक क्या थी? रूरल में थी। अब रूरल में क्या होगी? गांव में क्या जनरली खेती होती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे, खेती बाड़ी पे। अब वो उस टाइम पे क्या हो गया? एक तरह से खेती ज़्यादा होती थी, तो खेती ज़्यादा होती थी तो क्या हो गया? 40% जो इनकम थी कंट्री की, वो किस में? जीडीपी में 45% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी उस टाइम पे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हुआ कि भाई जो 80% पब्लिक थी वो क्या करी? धीरे धीरे, क्योंकि क्या हो गया? लैंड होल्डिंग जो कैपेसिटी थी, अब फैमिली क्या होगा? मेंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ज़मीन भी क्या होगी? बंटवारे होते होते क्या होगा? कम होती जाएगी ज़मीन। अब कम होती जाएगी तो इतना गुजारा नहीं कर पाते, इतना खेती नहीं कर पाते, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? माइग्रेशन चालू हो जाएगा। माइग्रेशन किधर होगा? शहर की तरफ होगा। कहाँ पे? अर्बन की तरफ गए। तो ये जो 80% थे वो अब कितना रह गया? लगभग भाई देखा जाए पिछले 20-30 साल में ये रूरल में पॉपुलेशन ले गई लगभग 50% के करीब। 50% कहाँ गई है? अर्बन में आ गई है। ठीक है, पहले कितनी थी? 20% थी, अब वो 50% आ गई अर्बन में। बट एग्रीकल्चर भी क्या हो गया? धीरे धीरे कम हो गया है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो गए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ गया, इंडस्ट्रीज खुलने लग गए, प्राइवेटाइजेशन हो गया चीज़ों का, माइनिंग सेक्टर आ गया, सर्विसेज सेक्टर आ गया, ट्रेड बढ़ गया अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ गया अपना। तो इससे क्या हो गया? एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। तो ये जो 45% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था, अब कितना कर रहा है ये? ज़्यादा है, ज़्यादा 14 to 80% के बीच में। ठीक है, बट सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, क्योंकि जो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो है मेजर, बट उसमें भी क्या हो रहा है? वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात, बट देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी क्या है? ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही वो डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि अगर भाई चीनी बना रहा है तो किस पे डिपेंड हो गया? शुगर केन पे।
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसका हो गया वो? भाई खेती का ही हो गया एक तरह से देखा जाए, बट इंक्लूड किस में होता है वो? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कपड़े हैं किससे बन रहे हैं? अपना जूट से बन रहे हैं, कॉटन से बन रहे हैं, ठीक है। तो आ तो रहे हैं किससे? एग्रीकल्चर से ही आ रहे हैं, बट इंक्लूड किस में हो रहा है वो? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब किस पे डिपेंड है? अपने एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है? एक तरह का आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉइल। तो सॉइल को जोतना, उसको फेवरेबल बनाना खेती के लिए, या फिर उसमें क्रॉप्स उगाना, या फिर उसके बाद रेजिंग लाइव स्टॉक्स। जनरली हम क्या करते हैं? या तो डेयरी फार्म बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मिल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो अपने में क्या है? डेयरी फार्म ज़्यादा फेमस होता है। बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट थोड़ा इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है, लाइव स्टॉक्स में। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन पूछा गया है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या हो सकते हैं? अब भी एग्रीकल्चर से आगे आएंगे हम इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन के बिना क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से पानी पहुंचाना, ठीक है। हम जो फसल कर रहे हैं वहां तक पानी पहुंचाना। अब पानी क्या होता है ना, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू हम पानी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? अपना वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सबसे मेजर सेक्टर यही होता है, ठीक है। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स लगभग ये कंट्रीब्यूट करता है अपना 55%, ठीक है। 55% को ये कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? अपना कैनाल्स। कैनाल्स कितना करता है? लगभग 31% या 30% मान लो, ठीक है। तो मेजर जो जहां से हमें पानी मिलता है फार्म्स पे या खेती में, कहां से मिल रहा है? अपना वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स का मतलब क्या होता है? कुएं, और ट्यूबवेल्स का मतलब क्या होता है? हम जनरली क्या होते हैं ना, इसमें मोटर ऐड कर देते हैं ट्यूबवेल में, ठीक है। वेल्स वैसे भी सिंपल कुएं भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और कैनाल्स किसके थ्रू हो गया? नहर बोल देते हैं, चेक डैम बना देते हैं, ठीक है। या पर्टिकुलरली जो सबसे फेमस कौन सी अपनी इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है, जिससे क्या पूरे राजस्थान को इरिगेशन पहुंच रहा है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ रहा अपना? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हो गया, कैनाल्स हो गया। इसके बाद बताओ क्या क्या हो सकता है जहां से पानी मिल सकता है आपको? वो तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रेन के ऊपर देखो हम डिपेंड नहीं रह सकते, आए ना आए को भरोसा नहीं है, बट हम कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, हम वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो कैनाल्स में आएगी, कैनाल्स में भी तो बारिश से ही जाएगा पानी एक तरह से, डैम्स में वहां से आएगा। ट्यूबवेल्स में भी ग्राउंड वाटर कब बढ़ेगा? जब बारिश होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या होगा? जमीन के अंदर जो पानी है वो कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद अदर एक्टिविटीज जैसे आती हैं अपनी, क्या वो उसमें आया है। इसके बाद हम बोल देते हैं चेक डैम्स बना देते हैं, या कोई बैरियर बना देते हैं, ठीक है। चेक डैम्स क्या बोले थे अपने? सोइल्स में पढ़े थे हमने। जनरली क्या होता है? ये पहाड़ों पे यूज किया जाता है। जब पहाड़ों में जब पानी फ्लो कर रहा होता है तो उसको पानी को क्या आता है ना, जगह जगह पे रोक दिया जाता है। तो छोटे छोटे क्या है ना, पत्थरों से वो डैम बना देते हैं, जिससे क्या वो पानी वहां पे, वो कौन सी फार्मिंग यूज कर सकते हैं? वो टेरेस फार्मिंग में वो यूज कर सकते हैं उसको, या फिर स्ट्रिप फार्मिंग में यूज कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद एक और फैक्टर आता है टैंक। साउथ में ज्यादा पॉपुलर रहता है टैंक, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है। टैंक्स के लिए हो गया। टैंक्स के लिए जनरली कितना होता है अपना? 6% होता है। तो मेजर जो है, जो पोर्शन कहाँ से इरिगेशन होता है अपना? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के ऊपर होता है। उसके बाद आता है अपना कैनाल्स, टैंक्स, और उसके बाद आते हैं अपने छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना एक फ्लो चार्ट है, अभी कौन से एरिया में कौन कौन सा मेजर इरिगेशन यूज किया जाता है। कैनाल्स कहाँ पे है देखा जाए तो कैनाल्स वाला एरिया ये हो गया, उसके बाद ये वाला एरिया हो गया। तो ये देखो कि कैनाल्स कहाँ पे है? जनरली जहाँ पे रिवर्स हैं, क्योंकि रिवर से कैनाल निकलेंगे। तो ये वाला अपना क्या हो गया? पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद ये गुजरात वाला एरिया हो गया। ये अपना कौन सा एरिया हो गया?
आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ गया। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, टैंक्स। और उसके बाद कौन सा आता है अपना, बताओ कौन सा बच गया, कैनाल्स के बाद कौन सा बच गया, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स बच गया। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो जाता है, क्योंकि राजस्थान वाले रीजन में क्या है, नदियां कम है देखा जाए तो, बट वहां पे जमीन में पानी है एज कंपेयर टू यहाँ पे है, बट इतनी जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि नहरों से ही आ जाता है पानी, सप्लाई हो जाता है। जहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पे चवा ऊपर आ जाता है तो वो भी लगा लेते हैं। बट फुल्ली डिपेंडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, फुल्ली डिपेंडेंट ये अपने राजस्थान एमपी वाली बेल्ट है, ये किस पे डिपेंड है, अपनी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स पे डिपेंड है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये उड़ीसा वाला रीजन या फिर वेस्ट बंगाल झारखंड वाला हो गया, यहाँ पे हो गया बिहार वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किस पे हो गए, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स पे हो गए। नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया अपना, टैंक। टैंक वाला जनरली अपने साउदर्न रीजन में यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा कर दी पब्लिक, ठीक है। एक फ्लो चार्ट सा था। उसके बाद देखते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के निर्धारक। मतलब क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर करनी है, खेती करनी है, तो हमें किन किन फैक्टरों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब होता है कि जमीन कैसी है, मतलब ऊंची है, नीची है, स्लोप कितना है, ठीक है। रिलीफ का मतलब जिसमें क्या आ गया अपना, एक तरह से बोला जाए तो स्लोप ऑफ द लैंड, या फिर लैंड फॉर्म कैसा है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, उसमें क्या आ जाता है अपना रिलीफ फीचर, ठीक है। तो जमीन कैसी है, ऊंची नीची है या फिर कैसी है, ठीक है। तो रिलीफ में अमन कंसिडर किया जाए तो सबसे बेस्ट एरिया कौन सा होगा एग्रीकल्चर के लिए, अपना नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में अपना स्लोप कितना रहता है, नॉर्मल होता है, देखा जाए तो सी से कितना हो गया, 100 से 200 के करीब रहता है। उसके बाद कौन सा आता है अपना, प्लेट्यूज आते हैं। प्लेट्यूज पे भी खेती हो सकती है, जैसे अपना कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू सबसे बेस्ट है। किसके लिए है वो, ब्लैक सोइल है, वहां पे कॉटन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बट देखा जाए तो सारा जो है डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर रीजन, स्लोप लगभग सेम है सबका, बट वहां पे सारा एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो जैसे जैसे अगर हाइट इंक्रीज होती है, क्या होगा, हाइट अगर जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखा होगा ना, पहाड़ों में जब हम चढ़ते हैं ऊपर तो नीचे गर्मी होती है, और पहाड़ों में जब चोटी पे जाते हैं तो ठंडी लगती है हमें। तो जैसे जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो कल्टीवेशन होगा या खेती होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो क्या होगा, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो उसमें आ जाता है अपना रिलीफ फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना क्लाइमेट। ये सारे किसमें, अपना फिजिकल फैक्टर्स में। क्लाइमेट सबसे मेन डिपेंडेंट है, भाई कहाँ पे ठंडी है, कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे कौन सा मानसून चल रहा है, कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। तो इसी हिसाब से क्या हो रहा है ना, एग्रीकल्चर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है। जैसे अपना नॉर्थ बेल्ट पे कौन सा खेती की जाती है, भाई जनरली वीट, ठीक है, सरसों या बाजरा, ये चीज़ें उगाई जाती हैं, राइस हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ के लिए क्लाइमेट के लिए फेवरेबल है, ठीक है। अब हम राइस ज़्यादा नहीं उगा सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है ना, बारिश कम होती है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा, राइस भी उगा लेंगे, ठीक है। तो राइस जनरली कहाँ पे उगाई जाती है, कौन से स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल वाले में हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी में भी कुछ पोर्शन पे उगाई जाती है, बिहार में भी हो गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, बारिश ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न प्लेन्स। और मिट्टी डिपेंड करती है, मिट्टी भी किस हिसाब से बनी है, भाई क्लाइमेट को देख के ही बनी है मिट्टी, क्योंकि जिस हिसाब से वेदरिंग हुई होगी उस हिसाब से वहाँ पे मिट्टी बनी होगी। नेक्स्ट आ जाता है अपना सॉइल। सॉइल हमने देख ही लिया, इंडिया में कितने टाइप की सॉइल थी बताओ, आईसीआर ने कितने डिवीजन में डिवाइड किया सॉइल को, 8 भागों में डिवाइड किया है। तो अलग अलग सॉइल हमने पढ़ी ली प्रीवियस क्लास में, भाई कौन सी रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर मतलब साइज ऑफ द फार्म होल्डिंग, या फिर अपना लैंड टेन्योर,
या फिर हो गया अपना लैंड रिफॉर्म। इन तीनों का मतलब ये है कि आपके पास जो जमीन है आप उसके कितने मालिक हो, आपके पास प्रॉपर उसका हक है या नहीं है, आपके उसके ऊपर पूरे राइट्स हैं या नहीं है। जैसे पहले क्या होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे या फिर इंडिपेंडेंट के टाइम पे, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, ये सब क्या होते थे। इस टाइम पे क्या होता था कि जो ऑनर होता था उसके हाथ में कुछ नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जमींदार जो होते थे वो क्या हो जाते थे, उससे 80-90% उसका जो भी इनकम होती थी, ऑक्यूपेशन होती थी, वहाँ से उनसे टैक्स के रूप में ले जाते थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये किस में आ गया, अपना लैंड रिफॉर्म्स में आ गया। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद भाई धीरे धीरे होता है जो डेवलपमेंट होता है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स को ख़त्म किया गया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे इंक्रीज स्टार्ट हुआ, ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर मतलब क्या हो गया भाई, हमें क्या क्या चाहिए एग्रीकल्चर करेंगे, तो सीधी सी बात है इरिगेशन चाहिए हमें। अब इरिगेशन के लिए क्या क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा। अब नहर बनानी है तो प्रॉपर तरीके से बनाई जाएगी, ऐसा तो नहीं कि छोटी मोटी नाला बना दिया। ठीक है, क्योंकि नहर में पानी तो बहुत ज़्यादा आता है। इरिगेशन के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए मैकेनाइजेशन मोटर चाहिएगी। ठीक है, पावर चाहिएगा, बिजली चाहिएगी, तभी तो चीज़ें हो पाएंगी। हरियाणा पूरे इंडिया में सबसे पहला स्टेट था जो सारे गांव में उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दिया था। ठीक है, हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इलेक्ट्रीफाई ऑल इट्स विलेजेस। कब? 1970 में। ठीक है, 1970 में हरियाणा ने अपने सारे गांव में बिजली पहुंचा दी थी। किसके लिए? खेती के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 24 घंटे तो देखो अभी भी कहीं नहीं है। ठीक है, बोलने की बात है, बट उन्होंने उस टाइम पे पहुंचा दी थी कि भाई एक बार तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी। देखो प्रॉपर मीटरिंग सिस्टम होता है। अब वहाँ पे क्या है ना, प्रॉपर मीटरिंग नहीं है अभी तक, सब घरों में अंदर लगा रखे हैं। ठीक है, तो रात को कट मार जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो क्या होता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोड आप प्रॉपर रखोगे, जैसे यहाँ पे है प्रॉपर, दिन में क्या है लोड बराबर रहता है, वहाँ पे क्या होता है रात को सब तार लगा रहे हैं, एसी सब चलाते हैं। ठीक है, तो लोड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब उस लोड को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, वो दिन में लाइट काट देते हैं, क्योंकि बैलेंस तो बना के रखना है ना। हरियाणा को जितनी लाइट प्रोवाइड कर रही है तो वो हरियाणा उतनी यूज़ करेगा। अब 24 घंटे दे देगा तो 24 घंटे में वो कंजप्शन भी तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें क्या होने प्रॉपर डिवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आ गया अपना रोड्स। अब रोड्स होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। ट्रांसपोर्टेशन खराब होने से क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन खराब होगा तो जैसे जो अपनी दिल्ली की अनाज मंडी है, भाई राजस्थान से भी आता है, उत्तराखंड से भी आते हैं, हिमाचल से भी, ऑल इंडिया से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं। अब प्रॉपर रोड नहीं होंगे तो उनको जो आज एक दिन लगता है आने में, उनको 3-4 दिन लगेंगे। तो 3-4 दिन आने में क्या होगा, रास्ते में ही चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो एक तरह से क्या होगी, फार्मर की क्या हो गया, इनकम तो हुई नहीं कुछ, तो उसको तो लॉस ही लॉस हो गया। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ आता है अपना मार्केटिंग। अब मैं उगा रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं कि मैं क्या उगा रहा हूँ, तो कौन खरीदने आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई बगीचा है, एप्पल अच्छे उगाते हैं, जैसे उत्तराखंड या ऊपर हिमाचल में एप्पल अच्छे होते हैं, बाहर पता है तभी वो एक्सपोर्ट होते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे ही क्या हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि स्टोर करके रखना। अगर स्टोरेज फैसिलिटी मतलब क्या होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं। ठीक है, जैसे हम फ्रिज रखते हैं घर पे, भाई फ्रिज में क्या होता है ना, उसकी लाइफ क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अगर डायरेक्ट आप सनलाइट में रख दोगे तो क्या होगा, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है ना, स्टोरेज मतलब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, तो मतलब एक फ्रिज होता है बड़े लेवल का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, फ्रूट्स को या वेजिटेबल को स्टोर करके रख सकते हो लंबे टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये कौन से हो गए, अपने फिजिकल फैक्टर, जिससे अपना जो फिजिकल एनवायरनमेंट में है। नेक्स्ट आ गया अपना इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, जो क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम कर सकते हैं। तीसरा आ गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम बना सकते हैं। चौथा क्या हो गया अपना टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो क्या हो सकते हैं, धीरे धीरे रिसर्च के साथ साथ इंप्रूव हो सकते हैं। सबसे पहला आता है HYV ऑफ सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स।
सबसे पहला जो है क्या इन्वेंट हुआ था इंडिया में? भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे वीट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो वीट की सबसे पहले वैरायटीज ऑफ सीड्स, मतलब या भी बोल दो या फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स में सबसे पहला इंट्रोड्यूस कौन हुआ इंडिया में? वीट के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया जी। भाई जितने अच्छे फर्टिलाइजर होंगे उतना अच्छा क्या होगी अपनी फार्मिंग होगी या फिर एग्रीकल्चर आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट हो गया अपना फार्म मशीनरी। भाई पहले क्या होता था? प्रिमिटिव टूल्स यूज होते थे। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराने, ठीक है, जो पहले होते थे फावड़े वावड़े जो भी होते थे। अब क्या हो गए? मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो गया, मशीन्स अलग अलग आ गई, ट्रैक्टर आ गए एक एक, तो अब क्या होता है ना, इजीली कल्टीवेशन हो जाता है खेतों में। नेक्स्ट कौन सा आ गया? इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं खेतों में आजकल। अब कीड़ों को ठीक करना है तो कुछ ना कुछ दवाई बनानी पड़ेगी। तो जैसे अपने इंडिया मतलब अपने ह्यूमन्स के लिए बात की जाए तो वो मेडिसिन बोल देते हैं। तो अब पेड़ों में याद की जाए तो कीड़ों के लिए क्या नाम दे दिया उसको? इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए दवा, वो हो गया अपना इंसेक्टिसाइड हो गया। तो ये क्या थे? अपने सारे कृषि के निर्धारक, मतलब कृषि इन इन चीज़ों पे डिपेंड करती है अगर हमें उसके अच्छा आउटपुट लेना है। तो नेक्स्ट आता है अपना टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने प्रकार की होती है? देखते हैं चलो। सबसे पहले देखो फार्मिंग होती क्या है, ठीक है। फार्मिंग जनरली क्या होती है? भाई इनडायरेक्टली बोले तो खेती होती है, ठीक है, बट ये जनरली किस में आ गई अपनी? भाई क्रॉप्स के रेस्पेक्ट में आ गई। अब एग्रीकल्चर में तो सारे एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई, क्रॉप कल्टीवेशन भी आ गया। अब फार्मिंग में पर्टिकुलर क्या आ गया? सिर्फ फलों से या फिर फ्रूट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या फिर सब्जियों से रिलेटेड आ गया। तो फार्मिंग दो टाइप की होती है, सब्सिस्टेंस या फिर अपनी कॉमर्शियल। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? भाई वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, बताओ। नहीं नहीं, सब्सिस्टेंस देसी भाषा में देखा जाए तो वो सिर्फ खुद की पूर्ति के लिए की, मतलब वो इतना ही उगाते हैं कि अपना खुद का पेट भर सकें या थोड़ा बहुत अपना क्या है ना लोकल मार्केट में बेच सकें बस। तो सब्सिस्टेंस का मतलब यही हो गया कि वो उनके पास एक तो लैंड छोटे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तो वो सिर्फ उतना ही उगा पाते हैं या उतना ही उगाते हैं जितना कि वो अपनी फैमिली का पेट भर सकें या फिर थोड़ा बहुत जो अपने लोकल मार्केट में है वहाँ पे बेच सके। तो उससे भी क्या होगा? उनका गुजारा ही चलेगा। तो ये क्या होगी? एक तरह से सिर्फ गुजारे के लिए यूज की जाती है, मतलब गुजारा करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट होती है अपनी कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब तो समझ रही हो भाई, कॉमर्शियल पर्पज के लिए। तो ये कौन सी अपनी पर्पज क्या है इसका? बेचने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले सब्सिस्टेंस में सबसे पहले कौन सी आ गई अपनी? इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? भाई इसमें दो होती हैं, एक होती है इंटेंसिव, दूसरी होती है एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव जनरली इंडिया में कम होती है, इंटेंसिव ज़्यादा होती है इंडिया में। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जैसे सब्सिस्टेंस में क्या होता है? भाई लैंड है छोटा, कॉमर्शियल में लैंड का जो पोर्शन है, जैसे आप दो जने हो, एक के पास ज़मीन कम है, एक के पास ज़मीन ज़्यादा है, तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई एक कौन सी खेती करेगा? सब्सिस्टेंस करेगा, दूसरा कौन सी करेगा? कॉमर्शियल। तो सब्सिस्टेंस में कौन सी करेगा? वो इंटेंसिव करेगा, एक्सटेंसिव, क्योंकि एक्सटेंसिव होती है अपनी लार्ज लेवल पे। मतलब क्या है? पहले इंटेंसिव की बात करते हैं। इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया? कि वो खेती कर रहा है, पूरी फोर्स लगा रहा है, पूरी लेबर लगा रहा है, पूरा पैसा लगा रहा है, जो भी कर रहा है, बट वो साल में जितना आउटपुट ले सकता है उतना आउटपुट ले रहा है। मतलब क्या है? छोटी ज़मीन में मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करता है वो, ठीक है। बट ज़मीन छोटी होगी, उसके पास ज़मीन की कमी है, तो वो आउटपुट कितना लेगा? कुछ लिमिट तक ही ले पाएगा। तो ये क्या हो गया? एक इंटेंसिव फार्मिंग हो गया। अब इसी का दूसरा हो जाता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव में क्या होता है? वो मज़े से रहता है, भले उसके पास ज़मीन थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो साल में एक ही फसल उगाएगा, ठीक है। और वो भी क्या करेगा? ठीक है भाई, मशीन अपने आप कर देगी, उसको ये मतलब नहीं है कि भी मेरा 10 टन अनाज निकला या 20 टन अनाज निकला, उसका ये है ठीक है 10 निकल गया कोई बात नहीं, ठीक है। इंटेंसिव में क्या होता है ना, उसका पूरा प्रेशर रहता है ज़मीन के ऊपर कि वो साल में जितनी फसल उगा सके वो उगा सकता है, 3 उगाए 4 उगाए, तो जितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकता है वो इंटेंसिव में लेने की कोशिश करता है। आगे समझ में दोनों का अंतर।
नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव में क्या हो गया अपना, पुराने औजार जो होते थे पुराने जमाने में उनसे खेती करना, मतलब इनके पास क्या होगी, टेक्नोलॉजी की कमी होगी। जनरली जो ट्राइबल एरियाज में होता है वहां पे यूज की जाती है प्रिमिटिव फार्मिंग। अपने इंडिया में दो नाम से ये, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं, बताओ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्लैश एंड बर्न। तो क्यों जाना जाता है बताओ। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर क्या है, प्रिमिटिव का एग्जांपल है, ये याद रखो। तो प्रिमिटिव का एग्जांपल है तो मतलब क्या है, ये शहर के आसपास नहीं होंगी चीजें। तो कहाँ पे होंगी ये, जहाँ पे ट्राइबल एरियाज होंगे, क्योंकि उनके पास क्या होगी, मैकेनाइजेशन या फिर मशीन्स की कमी होगी, ठीक है। तो वहाँ वो क्या होगा, शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, वो ट्राइबल एरियाज में है तो मतलब क्या होंगे, वो एक जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, लगभग उन्होंने 1 एकड़ लैंड को क्या किया, वहाँ से पेड़ वेड़ काट दिए सारे और वहाँ से उनको आग लगा के प्लेन एरिया कर दिया। तो वहाँ पे क्या होगी, क्योंकि नई ज़मीन है तो उसकी क्या होगी, फर्टिलिटी या फिर तो क्या होगी, थोड़ी थोड़ी इंप्रूव ठीक ठाक होगी। तो वहाँ पे वो खेती करते हैं, 2-3 साल कर ली, 4 साल कर ली। धीरे धीरे क्या लगा, उनको लग रहा है कि भाई क्या हो गया, अब आउटपुट थोड़ा कम हो गया हमारा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है ना, सोइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। तो वो क्या करते हैं, अगले साल क्या करते हैं, 2-3 साल उगाने के बाद, 4 साल उगाने के बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी जगह पे फॉरेस्ट क्लियर किया, वेजिटेशन होगा या फिर प्लांट जो भी होंगे वो क्लियर करने के बाद वहाँ पे खेती करने लग जाते हैं। और यहाँ पे क्या कर जाते हैं, यहाँ पे वापस से छोटे छोटे प्लांटेशन या फिर पेड्स उगा के चले जाते हैं। तो वो ना तो वो हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है, एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं लैंड को और दोबारा उसको उगाने के लिए छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि सोइल की जो होती है फर्टिलिटी वो क्या करती है, इम्प्रूव वापस हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसलिए इसका नाम दे दिया स्लैश एंड बर्न। स्लैश का मतलब वहां से कट कर दिया और उसको क्या कर दिया, फिर आग लगा दी, ठीक है। तो वो जलने के बाद क्या होता है, वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से खाद मिल गया उनको, ठीक है। तो ये हो गया स्लैश एंड बर्न। नेक्स्ट आती है अपनी नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है, बंजारे बोल सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जनरली ये खेती के लिए नहीं रहते, ठीक है। ये क्या होते हैं, जनरली मूव करते हैं, किसके लिए, चारे के लिए, ठीक है, जानवरों के चरवाहे के लिए या चारे के लिए जनरली ये मूव करते हैं। जैसे राजस्थानी होते हैं, ठीक है, राजस्थानी क्या करते हैं, गाय को लेके चलते हैं। ये अपने दिल्ली के एनसीआर में काफ़ी है। ये कहाँ से आ रखे हैं, बीकानेर साइड से, ठीक है। जब यहाँ पे इनको अगर एनवायरमेंट ठीक मिल जाता है तो ये यहीं पे सेटल हो जाते हैं। प्रॉपर सेटलमेंट ये नहीं होते हैं कहीं पे भी, ठीक है। इनका आज लगा भाई ठीक है 1 महीने यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे इनके लिए जो पशु है इनके साथ, भेड़ भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, ठीक है, बकरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो ऊँट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो उनके लिए अगर वहाँ पे मिल रहा है उनको एनवायरमेंट तो ठीक है। अगर जिस दिन वहाँ पे चारा चूरा जो भी पेस्चर लैंड वो खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं ना, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाती है, नोमैडिक हर्डिंग। तो अपने क्या है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है, जो क्या है क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। ये तो क्या है कई बार पूछ लेता है कि भी टर्म्स दे देगा, इनकी डेफिनेशन दे देगा 4 ऑप्शन में कि भी कौन कौन सा किससे रिलेटेड है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टर्म्स पूछता है वो, भाई कौन कौन से एरिया में किस नाम से जानी जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं जूम कल्टीवेशन, सुना है कभी, कहाँ पे जानी जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जूम कल्टीवेशन बोलते हैं, जिसको जूमिंग भी बोलते हैं। वो कहाँ पे जानी जाती है, अपनी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नेक्स्ट बताओ कोई नहीं पता। नेक्स्ट होती है एक विवार या फिर दहियार हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे बोला जाती है, ये बोलती है अपनी बुंदेलखंड वाले रीजन में। बुंदेलखंड रीजन कौन से स्टेट में था, कौन से स्टेट में था बुंदेलखंड, एमपी वाले रीजन में था, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना, ये सारे टर्म्स क्या है कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना, एक दीपा भी आता है,
नेक्स्ट आता है अपना पोडू। पोडू कहां पे होता है? पोडू कहां पे होता है? पोडू होता है अपना आंध्र प्रदेश में। पोडू कहां होता है अपना? आंध्र प्रदेश में। एक आता है कुमारीज। कुमारीज कहां पे कहलाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है। एक और है, राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में क्या बोलते हैं उसको? बत्रा के नाम से जानी जाती है। बत्रा कहां पे जानी जाती है? अपनी राजस्थान वाले रीजन में। कहां पे? अपने साउथ ईस्टर्न राजस्थान, जहां पे अपना उदयपुर वाले जो बेल्ट है नीचे, ठीक है, वहां पे। तो ये क्या है? मेन टर्म्स है जो जहां पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नामों से जानी जाती है। कौन कौन सा हो गया? झूमिंग हो गया, या झूम कल्टीवेशन कहां पे हो गया? अपना नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में होगी। नेक्स्ट हो गया अपने विवार या फिर दयार, कहां पे है? बुंदेलखंड वाले रीजन में। ये कहां पे? ये एमपी में हो गया। उसके बाद दीपा, ये भी अपने कहां पे जानी जाती है? एमपी वाले में, बस्तर वाले रीजन में। ठीक है, बस्तर कहां पे? अपना छत्तीसगढ़ और एमपी के रीजन में पड़ता है। नेक्स्ट हो गया अपना पोडू, पेंडा भी बोल देते हैं, ये कहां पे? अपनी आंध्र प्रदेश में हो गया। नेक्स्ट हो गया अपना कुमारीज। कुमारीज कहां पे? अपनी वेस्टर्न घाट्स में हो गया। नेक्स्ट हो गया अपना बत्रा। बत्रा कहां पे हो गया? अपना राजस्थान वाले रीजन में हो गया। ठीक है, तो ये क्या थी? अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम थे। कोई बात नहीं, एक बार सिर्फ समझ लो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना भाई सब्सिस्टेंस में हमने देख लिया प्रिमिटिव। प्रिमिटिव दो टाइप की थी, कौन सी थी? अपने शिफ्टिंग और नोमैडिक। अब आती है दूसरी कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल किसके लिए थी? अपनी जनरली भाई बिजनेस पर्पज के लिए। सबसे पहले आती है इसमें कॉमर्शियल ग्रेन। ग्रेन के मतलब क्या हो गया? अपना वो अनाज उगा रहा है, मतलब गेहूं जनरली। ठीक है, जनरली क्या होता है? जो बड़े बड़े होते हैं, जिसके पास 40-50 किले हो गए, ठीक है, हेक्टेयर लैंड हो गया, वो क्या करते हैं ना? कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं। एक ही बार बड़ी मशीन से उगा दिए। जनरली ये कॉमर्शियल फार्मिंग बाहर ज़्यादा अपनाई जाती है। ठीक है, जैसे यूएस में, यूएस अपने फूड ग्रेन्स में टॉप पे आता है। ठीक है, चाइना भी आता है। तो वहाँ पे क्या होती है ना? मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, छोटे छोटे फार्म लैंड होती नहीं है, तो बड़े लेवल पे होती हैं। वो एक ही साथ पूरे में उगा देती हैं, कल्टीवेट कर देती हैं, फिर एक ही साथ उनको काट देती है। ठीक है, तो कॉमर्शियल ग्रेन्स हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग, तेज बोलो, तेज बोलो। मिक्स फार्मिंग ये हो जाता है, कई बार हम बोल देते हैं, या तो क्या करते हैं, इसमें दो टाइप के बोल सकते हैं हम, या क्या मल्टीपल क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था ना, सोइल में स्ट्रिप क्रॉपिंग देखा था, तो क्या होता है वहाँ पे अलग अलग क्यारी में अलग अलग फसल उगाई जा रही थी। ठीक है, या फिर हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वो एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में कर रहा है। ठीक है, तो बट यहाँ पे सिर्फ फार्मिंग की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या हो गया? ये क्या होता है? जनरली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है प्लांटेशन, क्योंकि इसमें क्या है ना, प्रॉपर एक तो देखभाल चाहिए होती है किसी भी पेड़ की, पैसा ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि प्लांटेशन एक एक पेड़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया अपना बनाना हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोनट वाले हो गया। ठीक है, ये अलग अलग पेड्स होते हैं जिसमें प्लांटेशन में कंसिडर किया जाता है इनको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रॉपर, और प्लांटेशन क्या होता है ना, हर 2 या 3 साल में आउटपुट देगा आपको, एक साथ नहीं देता। जैसे बाकी क्या है ना, फूड ग्रेन्स तो क्या है अपने 4 महीने या 5 महीने में, आजकल तो 3 महीने में फसल देने लगे, 3.5 महीने में। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज आ गई, वो देखेंगे अभी आगे रेवोल्यूशंस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने कमर्शियल फार्मिंग हो गया, और ये कौन सी थी अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आगे फार्मिंग सबको अच्छे समझ में, कोई डाउट है तो पूछ लो साथ के साथ। नेक्स्ट आती है अपनी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। इंडिया में सबसे फेमस रेवोल्यूशन कौन सी थी? कौन सी है? ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कहलाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। इस बार कोई सा भी एग्जाम ले लो,
आप लोग MS स्वामीनाथन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि वो शायद कल ही एक्सपायर हुए हैं, ठीक है, कल ही शायद पास आउट हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, वो करंट का क्वेश्चन हो गया। या तो वो ये पूछ लेगा कि भी MS स्वामीनाथन कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे, ठीक है, इनडायरेक्टली पूछ लेगा, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर पूछ लेगा। तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं इंडिया में, तो उन सब पे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और अपनी ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी बनती है करंट अफेयर तो, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या बोल देंगे, क्रांति। तो कृषि क्रांति में क्या हुई है, कुछ एक एक नाम देख लेते हैं फटाफट, फिर एक एक को डिटेल में देखेंगे। ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए हो रही है अपनी, पेट्रोलियम के लिए, या फिर अपना क्रूड ऑयल के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम किस में यूज होता है, अपने फ्यूल के इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या अपने को नाम याद रखने हैं, क्योंकि सीधा ऑप्शन में पूछता है कि भाई ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए है, वो दे देगा वाटर दे देगा, फिश दे देगा, ब्लू कलर का कोई और दे देगा, ओजोन दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन कुछ भी डाउट के लिए आपको दे देगा, ठीक है। तो ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए, अपना फिश के लिए। फिश अपनी कहाँ पे उगाई जाती है, कहाँ पे होती है जनरली, फिश कहाँ पे पाई जाती है, साउथ साइड उगाते हैं, ठीक है। चलो, फिश अपनी कहाँ पे पाई जाती है, साउथ में जनरली पाई जाती है। तो ये देखा जाए भी ब्लू रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ, जनरली साउथ वाले एरियाज में हुआ। तो ब्राउन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो गया, भाई सीधी सी बात है, चमड़ा क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो इसलिए ब्राउन रेवोल्यूशन किससे हो गया, अपना लेदर से हो गया, चमड़े से रिलेटेड हो गया। गोल्डन का काफी पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए, अपना फ्रूट्स के लिए या फिर शहद के लिए, हनी के लिए, ठीक है। तो गोल्डन का काफी बार पूछा जाता है, इसमें कुछ और भी ऑप्शन दे देता है वो बार बार। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे फेमस है ही, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज, फूड ग्रेन्स के लिए ये, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए हो गया, अपना फर्टिलाइजर्स के लिए हो गया। और नेक्स्ट हो गया अपना पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए हो गया, अपना प्याज के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पिंक कलर का होता है प्याज, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन किसके लिए हो गया, अपना टमाटर के लिए भी है और अपने मीट के लिए भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। सिल्वर किसके लिए हो गया, अपना एग के लिए या फिर अपने पोल्ट्री फार्म्स के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाइट, ये दो अपनी फेमस हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आज, ठीक है। व्हाइट किसके लिए हो गया, अपना दूध के लिए, ठीक है, दूध से रिलेटेड क्या होती है, अपनी डेयरी होती है। नेक्स्ट होता है अपना येलो, येलो किसके लिए, अपना ऑयल सीड्स के लिए। तो येलो में और गोल्डन में डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना कभी भी। येलो किसके लिए हो गया, अपना ऑयल सीड्स के लिए हो गया, और गोल्डन किसके लिए हो गया, अपना फ्रूट्स या फिर हनी के लिए हो गया। नेक्स्ट हो गया अपना एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो तो है ही, एक तरह से देखा जाए तो सभी फूड ग्रेन्स के लिए या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए हो गया, ठीक है। एक एक के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कभी आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, नॉर्मन बोरलॉग, नहीं सुना, तो इसका मतलब आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, फादर ऑफ रेवोल्यूशन वर्ल्ड में कहलाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो नॉर्मन जो बोरलॉग थे, कहाँ से था ये, भाई 1950s के टाइम पे क्या हुआ, मैक्सिको में उस टाइम पे क्या था भाई, खेती बहुत कम होती थी वहाँ पे, तो पब्लिक क्या है, भूखी मरने लग गई थी। तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या बनाया गया, वहाँ का वीट जो डिपार्टमेंट था, जो गेहूं का जो डिपार्टमेंट था, उसका इसको इंचार्ज बनाया गया। भाई आप रिसर्च करो, जितनी आप रिसर्च कर सकते हो रिसर्च करो, बट मैक्सिको को क्या करो, सेल्फ सफिशिएंट बनाओ फूड ग्रेन्स में। तो इसने क्या किया, वीट के ऊपर काफ़ी रिसर्च की, और ये हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है वीट्स की, तो उसमें कौन सी है, सबसे पहले इसने ड्वार्फ वीट की बनाई, मतलब छोटे पेड़, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में क्या होते थे, लंबे लंबे पेड़ होते थे, मतलब इतने गेहूं के होते थे। तो लंबे में क्या होता था, चलो वो तो बाद में बात करते हैं। तो छोटे इसने ड्वार्फ सीड्स बनाई। अब उससे क्या हुआ, इसने बनाई तो वहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट की मैक्सिको में। तो मैक्सिको में जैसे ही इम्प्लीमेंट की तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकला। तो 1951 में जैसी वो लगाई तो 5 साल के अंदर अंदर क्या हो गया, मैक्सिको सेल्फ रिलायंट या फिर सेल्फ सफिशिएंट हो गया, किसमें, अपना फूड ग्रेन्स में,
ठीक है, तो इसलिए इनको जाना जाता है। तो इसने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया था उस टाइम पे 1961 में कि अगर इंडिया में हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए तो इंडिया क्या कर सकता है, 10 साल में या तो सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है या फिर जितना वो उगा रहा है उसके तिगुना चुगुना उगा सकता है फसल या फूड ग्रेन्स उगा सकता है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात थी कि भी नॉर्मन बोरलॉग था कौन, मैक्सिको से था। ठीक है, तो क्या हो गया, अब इंडिया में आ गया ये नहीं आया, मतलब इसने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे। तो इंडिया में क्या थी 1964-65 के करीब क्या थे, काफ़ी सूखा पड़ रहा था यहाँ पे, ड्राउट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो उस टाइम पे कहते हैं फसल भी कम होती थी क्योंकि इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन्वेंशन नहीं थे, इरिगेशन भी फैसिलिटी कम थी। तो उस टाइम पे कहते हैं फूड ग्रेन्स क्या हो गए, कम हो गए थे इंडिया के पास, और ऊपर से वार कंडीशन चली रही थी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया 1964 में क्या किया, कुछ सीड्स को वहाँ से मंगाया गया। इंडिया ने कितना मंगाया, 100 पेड़ मंगाए, मतलब 100 बीज मंगाए, सीड्स बीज को बोलते हैं जनरली। तो 100 बीज मंगाई किसकी, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की। तो उसमें क्या थी, 4 अलग अलग टाइप की किस्म थी या फिर उसके बोलते वेराइटीज़ थी किसकी, सीड्स की। ठीक है, तो 100 को उगाया गया। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो 100 सीड्स थी उनको कहाँ कहाँ पे उगाया गया। ठीक है, तो 4 सिटीज़ थी, कौन सी थी 4 सिटी, सबसे पहले हो गया अपना दिल्ली। क्यों, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स हैं उनको 2 चीज़ चाहिए, एक तो प्रॉपर फर्टिलाइजर चाहिए और एक प्रॉपर इरिगेशन चाहिए। तो मतलब पानी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर उनकी देखभाल होगी तभी वो फर्टिलाइजर हम डाल सकते हैं उनके ऊपर। तो क्या किया, सबसे पहले दिल्ली चुना गया, नेक्स्ट चुना गया अपना लुधियाना, क्योंकि क्या था पंजाब में खेती ठीक ठाक होती थी। तीसरा चुना गया अपना पूसा, भाई पूसा में तो सेंटर था ही, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेंटर है पूसा में तो है ही आईसीआर का। ठीक है, चौथा चुना गया अपना कानपुर को, क्योंकि यूपी में भी ठीक ठाक है खेती। तो ये 4 सिटी या फिर 4 जगह को चुना गया जहां पे क्या है, इन 100 सीड्स को उगाया गया और इनका आउटपुट देखा गया। आउटपुट कैसे देखा गया कि जो जैसे पहले वाली जो इंडिया की जो सीड्स थी उनके कंपैरिजन में इन्होंने 4 गुना फूड ग्रेन्स आउटपुट दिए। तो मतलब जैसे पहले कुछ आउटपुट ये मान के चलो 100 केजी मिल रहा था, तो वो इन सीड से उतना ही इनपुट के साथ 400 किलो अनाज मिला। तो मतलब आउटपुट अच्छा निकला। तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ से ऑर्डर किए गए सीड्स, कई लाख टन में ऑर्डर किए गए। ठीक है, तो ये एक तरह से ये बोला जाए कि भाई इंट्रोडक्शन चालू हो गया इंडिया में। अब इस टर्म्स को नाम दे दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले किस पे फोकस किया था, वीट्स के ऊपर फोकस किया। ठीक है, नेक्स्ट राइस के ऊपर आएगा, राइस में आ गया था 1968-69 के करीब में। तो पूछा जाए कि भी सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन पे किसके ऊपर फोकस किया, वीट के ऊपर फोकस किया। 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में चालू हो गया था। एक तरह से ये बोले भी हाई यील्डिंग वैरायटीज का इंट्रोडक्शन बड़े स्केल पे चालू हो गया था। ठीक है, तो भाई किसने ये वर्ड दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन, विलियम गोडे। कौन था ये, अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने ये वर्ड दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन। कहाँ से इंपोर्ट किए थे अपना, मैक्सिको से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स कहाँ से इंपोर्ट की गई थी, मैक्सिको से इंपोर्ट की गई थी। भाई जापान भी उस टाइम पे काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो राइस में जापान का या फिर फिलीपींस का या बोलते भाई कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, बट वीट में कंट्रीब्यूशन मैक्सिको का ज़्यादा था। अब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसको बोला जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। तो इंडिया में किसने लागू किया इसको, एमएस स्वामीनाथन को। उस टाइम पे मिनिस्ट्री में ये थे। अब वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ये चारों के चारों के ना सीधे फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, भाई क्या क्या लागू किया गया। मतलब सबसे पहले लागू किया गया सीड्स को, क्योंकि सीड्स तो क्या थी, बेसिक नेसेसिटी थी, सीड के बिना तो कुछ है ही नहीं। इनको क्या चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, भाई पानी प्रॉपर चाहिए इनको। नेक्स्ट क्या हो गया, यूज ऑफ फर्टिलाइजर प्रॉपर चाहिए था इनको। तो ये 3 तो क्या हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। चौथे आ गया इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। भाई बाई चांस ना लगे तो अच्छी बात है, अगर लग जाए
तो ये भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमें डालना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म उस टाइम पे एक्ट ला दिए गए, ठीक है, प्रॉपर लैंड होंगे किसानों के पास, तभी वो पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया अपना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब बिजली पहुंचाई गई प्रॉपर इरिगेशन के लिए, तो वो क्या हरियाणा था स्टेट। रोड्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया, जिससे क्या ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी फायदा मिला, ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब मशीनों को इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले मशीनें क्या थी, कम थी इंडिया में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई उस टाइम पे, भाई रिसर्च इंडिया में भी करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ लेवल पे, तो उस टाइम पे क्या ना बिल्कुल एक भूखमरी की कंडीशन आ गई थी इंडिया में, तो काफ़ी स्टेप लेने पड़े उस टाइम पे। तो ये उसमें भी इसके बारे में बताया गया, जैसे 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे 1951 में, तो अलग अलग 5-5 साल में, तो वो जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तब वो पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान एक के बारे में। तो 5 ईयर प्लान में भी इन सब के बारे में डिटेल में बता रहा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ये चीज़ थी, ये इसके कंपोनेंट्स थे। इसके बाद हमने क्या चालू करी, जैसे बोला जाए कि भी जो मेन एम्फेसिस था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो क्या था, सिर्फ प्रोडक्शन करना, मतलब एक बार सिर्फ उगाने पे फोकस था, चाहे बोला इसके साइड इफेक्ट कितने ही क्यों ना हो, क्योंकि कंडीशन ऐसी आ गई थी भुखमरी की कंडीशन भी, एक बार तो अनाज चाहिए हमें, या तो हम बाहर से खरीदेंगे। अब बाहर से खरीदने के उस टाइम पे पैसे इतने नहीं थे, जैसे आज तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, उस टाइम पे नहीं था इस टाइम। तो पहले क्या था, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन फोकस था वो क्या था, सिर्फ प्रोडक्शन करना, किसका, फूड ग्रेन्स का, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं था एनवायरमेंट पे कितना अफेक्ट कर रहा है या इकोलॉजी पे कितना अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट नेक्स्ट जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि अब जो चल रही है वो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही है, तो इस पे क्या है, इसको क्या करना है भाई, फूड ग्रेन्स भी हमें आउट प्रोडक्शन करना है, बट हमें क्या करना है, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, इकोलॉजी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ना कि भाई हम आज पेट भर के खा रहे हैं और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो भी हमारे कुछ ना कुछ होंगे, तो उनको जाके ना सहन करना पड़े, ठीक है। तो इसको एक टर्म दिया गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, सिर्फ उतना यूज करो जितना कि आपको जरूरत है, ना कि आप सबको हार्म पहुंचाते हुए आउटपुट लेना चाहो। मतलब क्या है, इट मीन्स इट मस्ट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, मतलब वो आज की पूर्ति कर सके, किसका, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में भी हमारे बच्चे या कोई आएंगे, तो इसलिए ये ना हो कि भी हम आज की सोच के बैठे हैं, फ्यूचर का कोई ना सोचे, ठीक है। तो ये क्या होगी अपनी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का ये मोटिव हो गया, ठीक है। तो दोनों का मोटिव देख लिया हमने। नेक्स्ट आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट किसके लिए यूज किया गया था, मिल्क के लिए, क्योंकि मिल्क क्या होता है, जनरली व्हाइट होता है। तो ये क्या थी, किसके लिए था अपना, इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन। इसमें एक क्वेश्चन बनता है जनरली, वर्गीज कुरियन, ठीक है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड इसी से रिलेटेड है, ठीक है। पहले क्या हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ सालों तक चला, जैसे क्या हुआ, ठीक है, कुछ आउटपुट मिल गया, उसके बाद ऑपरेशन फ्लड चालू कर दिया, भाई अब एक बड़े लेवल पे इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ऑपरेशन फ्लड हो गया, मतलब दूध की नदियां बहा दो एक तरह से, ठीक है भाई, वर्ल्ड लेवल में टॉप पे आ जाओ एक तरह से। तो इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया, किसके लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए। मतलब इंटेंसिव कैटल का मतलब यहाँ पे जनरली किससे हो रहा है, अपना बैफेलोज या फिर काउ से हो गया, तो मतलब उनकी देखभाल करो, उनसे मिल्क आउटपुट लो, ठीक है। कब किया गया, 1964 में स्टार्ट किया। तो ये भी क्या है, एक तरह से दोनों क्या थी, सेम लेवल पे चालू हुई, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन भी लगभग 64-65 में और ग्रीन रेवोल्यूशन भी 66 में चालू हो गई थी, ठीक है। इंप्रूव द एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन जितना हम इंप्रूव करेंगे उतने ही लेवल पे क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया में एक सेंटर है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, कहाँ पे है, करनाल में है, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है करनाल में, जहाँ पे क्या होती है, बेफेलोज के ऊपर रिसर्च होती है, ठीक है।
ब्रीडिंग अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जीन्स होती हैं, अलग अलग किस्म की टाइप बफलो होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं, साहिवाल हो गया, ठीक है, मुर्रा हो, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो उनके क्या होते हैं ना, उनको अलग अलग ब्रीडिंग की जाती है भाई, जिनसा बेस्ट हो, क्योंकि हमें आउटपुट क्या लेना है, मिल्क लेना है। तो मिल्क को जितनी ज़्यादा बढ़ा सके हम, कैपेसिटी बढ़ा सके, उतने रिसर्च चलती रहती है। तो पूछा जाए एनडीआरआई सेंटर कहाँ पे है, करनाल में है, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन कौन हो गया, अपने फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया। इंडिया क्या है, फर्स्ट नंबर पे मिल्क प्रोडक्शन में, और यूएसए क्या है, सेकंड नंबर पे मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये था अपना व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। अब आते हैं क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन का मतलब क्या हो गया, जनरली ये सबको ही पता होगा, बट एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन दे देगा, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कैश क्रॉप, 4 कोई भी क्रॉप के नाम दे दिए। अब आपको ये पता ही नहीं होगा कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, तो आप वहां पे नहीं छाट पाओगे भी कौन सा क्रॉप है, कौन सा क्रॉप नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो गया, हम देखते हैं फूड क्रॉप। फूड क्रॉप का मतलब क्या होता है, सिर्फ जो खाने में यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको हम मेनली खाने के लिए उगाते हैं। फूड क्रॉप में कौन से हो गया अपने, सबसे पहला राइस हो गया, उसके बाद वीट, मेज, मिलेट, मेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मक्का हो गया। मिलेट्स क्या हो गया, मिलेट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन बने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि क्या है, मोदी जी क्या है, मिलेट्स को पॉपुलराइज कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि वर्ल्ड में मिलेट्स और कहीं पे इतने नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं। और मिलेट्स क्या होता है ना, इजीली अवेलेबल होता है, उसमें ज़्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल क्या है अपना, जवार, बाजरा मेनली जो होते हैं, इसमें क्या है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती उगाने में, ठीक है, कम पैसा लगता है और आउटपुट ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वर्ल्ड लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं मोदी जी। इनके जैसे अभी G20 था, तो G20 में मिलेट्स के ऊपर अलग अलग डिशेज थी, स्पेशली क्या है, पॉपुलराइज करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। क्योंकि आफ्टरऑल पर्पज क्या है, पैसा कमाना। पैसा बाहर से ज़्यादा आ सकता है, जब हमारे पास जो चीज़ हो रही है हम उसको एक्सपोर्ट करके पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। बाहर जब पब्लिक जानेगी नहीं भी बाजरा क्या होता है, जब तक हम उसको दिखाएंगे नहीं बाजरा क्या होता है, तो उनको क्या पता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मैगडी था, बाहर था, अब आप लोगों ने यहाँ पे आया तभी तो देखा भाई बर्गर भी कोई चीज़ है, तो ऐसी क्या है, जगह जगह रेडी लगने लगी बर्गरों की, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, जवार, बाजरा और रागी हो गया। नेक्स्ट कौन से आगे, पल्सिस। पल्सिस क्या हो गए अपने, जो भी जितनी भी दाल होती हैं, ग्राम, ठीक है, तुअर की दाल, अरहर की दाल, ठीक है, मूंग, मसूर। नेक्स्ट हो गया अपना कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, पैसा, जो हम सिर्फ पैसे के लिए उगाते हैं, जिससे हमें आउटपुट क्या है, सिर्फ पैसा कमाने का मतलब होता है। जैसे कॉटन, कॉटन का हम घर पे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको बेच के क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसी जूट होती है, ठीक है, वो भी आप यूज नहीं कर सकते जोत में भी, क्योंकि वो क्या होती है ना, एक रॉ मटेरियल की क्वालिटी डाउन होती है। जब आप मार्केट से खरीदोगे रुई, तो वो क्या होगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होगी, क्योंकि वो मशीनों में जाके वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। शुगर केन हो गया, शुगर केन किस लिए होती है अपने, जनरली चीनी, गुड़, शक्कर, ठीक है। टोबैको हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, मस्टर्ड तेल निकालने के लिए हो गया, ठीक है, मस्टर्ड्स हो गया, अलग अलग टाइप के, ये क्या हो गए अपने कैश क्रॉप हो गए। नेक्स्ट हो गए अपने प्लांटेशन हो गया, ठीक है। प्लांटेशन क्या होते हैं, जनरली टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस में कौन से आ गए अपने, कार्डमम, क्योंकि ये जो है स्पाइसेस में कुछ यहाँ भी आते हैं, जीरा टाइप हो जाता है, या फिर ये प्लांटेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं जनरली अपने, कार्डमम। कार्डमम कहाँ पे उगाया जाता है, केरला वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले में, यहाँ पे जिसे कार्डमम हिल्स के नाम से भी फेमस है, ठीक है। कार्डमम हो गया, उसके बाद चिलीज हो गया, ठीक है, मिर्ची हो गया। सबसे ज़्यादा तीखी मिर्ची साउथ की कहलाती है, ठीक है, तमिलनाडु वाले वहाँ नीलगिरी हिल्स में होते हैं। जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब किस में आते हैं, अपने प्लांटेशन में होता है, ठीक है। कोकोनट, रबड़ और एक्सेट्रा। तो हमें ये याद रखना है भी कौन सी फसल या फिर कौन सी जो क्रॉप है वो कौन से उसमें आती है। नेक्स्ट आती है अपनी हॉर्टिकल्चर, फल से रिलेटेड या फूलों से रिलेटेड हो गया, ठीक है, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स हो गया, ये हो गया अपना हॉर्टिकल्चर। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन सी क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं।
सबसे पहले होता है अपना खरीफ, रबी और जायद। तो ये मान के चलो भी एक क्वेश्चन आपका यहां से आता ही आता है। ठीक है, खरीफ का मतलब क्या हो गया अपना, अभी कौन सा सीजन चल रहा है ये बताओ। चलो अभी कौन सा मंथ है, सितंबर का। कौन सा कैसा सीजन है, मतलब कैसा क्लाइमेट कैसा है। देखो सबसे पहले देखते हैं खरीफ। खरीफ कब आता है, मानसून क्रॉप बोल देते हैं इसको। ठीक है, मतलब क्या है, जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में है, क्योंकि मानसून लगभग इसी टाइम पे रहता है। जून जुलाई में अपना क्या होता है, मानसून आता है, और सितंबर अक्टूबर में वो मानसून जाता है। इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे, जब क्लाइमेट पढ़ेंगे ना तो ये अच्छे से पढ़ेंगे भी क्लाइमेट कैसे आता है, मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। ठीक, मानसून क्रॉप भी बोला जाता है खरीफ को। कब आता है ये, मतलब कब करा जाता है, जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में। तो ये टाइम आपको याद होना चाहिए। तो जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में कैसा एनवायरमेंट होता है, कैसा क्लाइमेट होता है। ये फसल देखो पहले तो राइस है, राइस को क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश से पानी ज़्यादा आता है। तो एक तरह से क्या होगी, राइस क्या होगी, अपनी खरीफ क्रॉप होगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, ये सब क्या होगी अपने पल्सेस में आ गया। तो हमें क्या याद रखना है कि भी जो खरीफ क्रॉप था, एक तो टाइम पीरियड याद रखना है, कौन से मंथ में कब उगाया जाता है, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, ठीक है, या वेजिटेबल्स हैं, और कौन सी क्रॉप इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अपना रबी क्रॉप। क्या, वो मस्टर्ड दिखा रहा होगा पीछे। ठीक है अच्छी बात है ना, पीछे मस्टर्ड देखो, ये आगे का फोकस मत करो। ठीक है, रबी क्रॉप आ गया अपना विंटर क्रॉप। ठीक है, विंटर क्रॉप का मतलब क्या हो गया, ठंडियों में उगाया जा रहा है। ठंडियों में कौन से फसल उगाए थे जनरली, गेहूं होता है। गेहूं को कैसा एनवायरमेंट चाहिए भाई, उगाते समय ठंडा चाहिए, और जब इसकी हार्वेस्टिंग या कटिंग हो रही हो तब उस टाइम पे क्या चाहिए, इसको गर्मी चाहिए। तो इसको क्या हो गया, एक तरह से ये अक्टूबर में स्टार्ट होती है इसकी, और फरवरी मार्च में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस टाइम पीरियड में हो गया। लगभग लगभग 4 महीने होते हैं हर फसल के, वीट, बार्ले, ग्राम, पीज या फिर मस्टर्ड। ठंडियों में अपनी सरसों उगाई जाती है। ठीक है, अब आता है जायद। ठीक है, जो क्या होता है, जो फ्री फोकट का जो टाइम होता है ना बीच में समर में, तो उस टाइम पे क्या होती है ना, समर क्रॉप या फिर जायद क्रॉप उगाई जाती है, मार्च से लेके जून के बीच में। इसमें जनरली क्या होते हैं ना, अपने जो ये होते हैं साइट्रस फ्रूट्स है, या फिर रस्सेदार वाले जो जितने फ्रूट्स होते हैं वो सब उगाए जाते हैं। जैसे अपना वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, इनको क्या है, पकने के लिए गर्मी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, खीरा, वेजिटेबल्स या फिर अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हो जाते हैं। तो हमें 3 चीज़ याद रखनी है भाई, कौन सा सीजन है, खरीफ, रबी, जायद, कौन से मंथ में उगाया जाता है भाई, किस किस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 कोई भी क्रॉप के नाम दे देगा, चारों में से, तीनों में से, वह ये बताओ ये खरीफ क्रॉप है या नहीं है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बट आप लोग वहाँ पे जब बैठोगे एग्जाम देने तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दे देगा, राइस के साथ दे देगा वीट, वीट के साथ दे देगा बार्ले, और एक दे देगा ज्वार बाजरा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डायग्राम से देख ही लो, सारे फसल के बारे में यहाँ पे दिखाई रखा है। ठीक है, कुछ देखते हैं फैक्ट्स, इनके बारे में एक अलग से वो बना देंगे भी सबकी, क्योंकि डिटेल कई बार पूछ लेता है। तो सबसे मेन देखते हैं राइस और वीट के बारे में। राइस इंडिया की टर्म में बात की जाए तो सबसे नंबर 1 कौन है, अपना वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पहले तो ये बताओ, मिट्टी कौन सी पाई जाती है वेस्ट बंगाल में, कौन सी, जनरली एलुवियली पाई जाती है, बट उसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो क्या है, रिवर की क्या है, एक तरह से लास्ट स्टेज आ जाती है। तो जब क्ले कंटेंट होगा तो क्या हो गया, पानी की जो रिटेनिंग कैपेसिटी वो क्या होगी, ज्यादा होगी वहां पे।
तो पानी क्या होगा, नीचे पर्कुलेट नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है वहाँ पे पानी भरा रहता है खेतों में, इसलिए वहाँ पे क्या है, राइस हम उगा सकते हैं, क्योंकि पानी जहाँ पे होगा वहीं पे राइस उगेगी, चावल वहीं पे उगाए जाएंगे, ठीक है। नहीं तो हरियाणा और यहाँ पे यूपी में राइस कम उगते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिट्टी कैसी है, सैंड पार्टिकल या फिर सैंड का जो रॉक पार्टिकल है वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्ले कम होता है यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल पहले पे हो गया, दूसरे पे कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे कौन सा है, गोदावरी डेल्टा वाला रीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना यूपी वाला रीजन, यूपी वाला भी कौन सा है, जो बिहार की साइड है अपना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिवर्स काफ़ी आगे, गंगा भी एक तरह से ओल्डर स्टेज में चली जाती है वहाँ पे। तो ये तीन क्या हो गए, इंडिया के टर्म में बात होगी। अब वर्ल्ड लेवल में बात करें तो पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग वैरायटीज हैं, ठीक है, कौन कौन किस किस नाम से जाती हैं। IR8 हो गया, राइस के नाम कहीं भी पूछे जाते हैं ये, ठीक है। IR20 रत्ना, जया, साबरमती, बासमती और जमुना, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे हैं ऐसे तो, ठीक है, मिलते सारे हैं बट जनरली पब्लिक खाती इन्हीं को है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना वीट, वीट सबसे ज़्यादा कहाँ है अपना, यूपी, पंजाब और हरियाणा, क्यों, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं पे स्टार्ट की गई थी, ठीक है। यूपी हो गया, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। वर्ल्ड लेवल में बात की जाए तो सबसे ऊपर चाइना, इंडिया और USA, तो दोनों में क्या है, इंडिया दूसरे नंबर पे, याद रखो, वर्ल्ड लेवल पे दोनों में राइस और वीट में इंडिया दूसरे नंबर पे है, ठीक है, चाइना पहले नंबर पे। तो वीट की कौन सी किस्म होगी, जैसे सोनालिका हो गया, ठीक है, लार्मा राजो हो गया, ठीक है, PU18, सहारा 64 या फिर पूषा अहिल्या हो गया, ठीक है। ये कुछ वैरायटीज थी वीट की और वो थी अपनी राइस की। तो जैसे हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, ऐसी क्या अलग अलग फील्ड होती हैं, ठीक है, अलग अलग साइंस जिनके लिए यूज की जाती है। जैसे एपीकल्चर, एपीकल्चर के लिए किसके लिए यूज की जाती है, बी कीपिंग के लिए, जो मधुमक्खी पालन होता है उसको क्या नाम देते हैं, एपीकल्चर। ये छोटे छोटे टर्म्स है बट ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना आर्बोरी कल्चर, आर्बोरी कल्चर किसके लिए होगा, ट्रीज एंड शर्ब्स के लिए हो गया, छोटे छोटे झाड़ियों के लिए, ठीक है। एक्वा कल्चर, एक्वा मतलब पानी से रिलेटेड हो गया, तो एक्वा कल्चर किसके लिए हो गया अपना, रियरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल हो गया, ठीक है। एक्वा मतलब पानी हो गया, तो पानी से रिलेटेड क्या क्या हो गया अपना, या तो वो प्लांट्स होगा या एनिमल होगा। जैसे आजकल हाइड्रोपोनिक चल रहा है, हाइड्रोपोनिक में क्या हो रहा है, नीचे मछलियां पैदा की जा रही हैं और ऊपर क्या हो रहे हैं, पेड़ उगाए जा रहे हैं। तो पाइप, एक पाइप होता है, ठीक है, पाइप के थ्रू पानी फ्लो किया जाता है, इसके अंदर क्या है, पानी फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, छोटे छोटे पेड़ उगाए जा रहे हैं, मतलब जो छोटी छोटी श्रब्स हैं, जैसे पालक की खेती हो गई, ठीक है, गोभी की हो गई, कोई फ्रूट्स लगा दिया या फ्लावर लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिए जाते हैं। और ये जो पानी है ये फ्लो होके कहाँ पे जाएगा, एक टैंक में चला जाएगा, उस टैंक में क्या होगा, मछली पालन किया जा रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस पानी को सर्कुलेट किया जाता है। तो सर्कुलेट मतलब क्या हो गया, मछलियों का जो वेस्ट निकलेगा वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरह से मैन्योर का काम कर रहा है, मतलब खाद का काम कर रहा है। तो इसको प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोपोनिक बोल देते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पशुपालन भी हो रहा है और क्रॉप कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग भी हो रही है साथ के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी है जो आजकल इन्वेंट की जा रही। नेक्स्ट हो गया अपना एविकल्चर, एविकल्चर किसके लिए हो गया अपना, ब्रीडिंग या फिर रियरिंग ऑफ बर्ड्स के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फ्लोरिकल्चर, मतलब फ्लावर्स के लिए हो गया, फ्लोरी मतलब फ्लावर्स हो गया। हॉर्टिकल्चर किसके लिए हो गया अपना, फ्रूट्स के लिए हो गया, वेजिटेबल्स के लिए हो गया, फ्लावर नट्स, जनरली फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया। पिसीकल्चर किसके लिए हो गया अपना, पिसीकल्चर हो गया अपना फिश के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना पॉमीकल्चर, पॉमीकल्चर किसके लिए हो गया अपना, फ्रूट्स के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना सेरीकल्चर, ये काफी बार पूछा जाता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसके लिए होता है अपना, सिल्क वार्म के लिए हो गया। कभी देखा सिल्क वार्म,
क्या होता है? जनरली ये कॉटन बनाने के काम आता है, ठीक है, सिल्क ले, ठीक है, सिल्क वार्म इसने नाम दे दिया, सिल्क बनाने के काम आता है ये कीड़ा। ये क्या करता है? खाता है, खाते खाते क्या करता है ना, सिल्क प्रोड्यूस करता जाता है, ठीक है। सिल्क वार्म, सेरिकल्चर किसके लिए हो गया अपना? सिल्क के लिए हो गया, सिल्क वार्म्स के लिए। या फिर आ जाता है विटिकल्चर या विनिकल्चर, किसके लिए हो गया अपना? ग्रेप्स वाइन के लिए, या फिर वाइन पार्टिकल जो अपने वाइन के लिए जनरली सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये जनरली क्या है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, भाई कौन सी साइंस या कौन सी स्टडी किसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में लगभग इतना ही था, बाकी आपको कुछ स्टैटिक जीके या फिर स्टैटिक पार्ट है इसका, वो पीडीएफ के फॉर्म में या फिर वैसे डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, हर क्रॉप्स के बारे में कई बार पूछ लेता है, जैसे शुगर केन कौन से स्टेट में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से में दूसरे पे, कौन से तीसरे पे, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसी कॉटन के लिए पूछ लेगा, ऐसी ऑयल सीड्स के लिए पूछ लेगा, ऐसी चाय पत्ती के लिए पूछ लेगा, कॉफ़ी के लिए पूछ लेगा, ठीक है। तो कई बार क्या पता कुछ भी पूछ ले एग्जाम वाला, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, आज एग्रीकल्चर खत्म हो गया, ठीक है। देख लिया हमने एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर में क्या क्या डिटरमिनेंट्स यूज किए गए थे, भाई कौन कौन से फैक्टर इस पर रिस्पॉन्सिबल थे, टाइप ऑफ फार्मिंग देख लिया, क्रॉपिंग सीजन देख लिया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस थी वो देख लिया हमने, वैसे डिटेल में सारी दो देखी, बाकी सारी एक एक करके नाम देख ही लिए। और ये लास्ट में क्या देखा हमने, जितनी भी साइंस थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी थी, ठीक है। तो ये इन सब पे क्वेश्चन आते हैं जनरली एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर, सॉइल और वेजिटेशन, ये तीनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है और तीनों में से लगभग एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वेजिटेशन कवर कर देंगे, तो आपका ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।